अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको बेटा आवाज आ रही है सबको? ये ऑनलाइन वाले हजरात को आवाज आ रही है? ये जरा देखिएगा। अच्छा बेटा, जो ऑनलाइन बैठे हैं ना स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोगों के ना नंबर्स जो हैं वो कन्वर्टेड हैं, तो इसलिए ना फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हमारी हमारी तरफ से। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद व्हाट्सएप है ही नहीं। तो मैं ना आपको एक नंबर बता रहा हूँ, जिनके पास व्हाट्सएप है ही नहीं वो अपना कोई व्हाट्सएप नंबर इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। और जिनके कन्वर्टेड नंबर्स हैं वो काइंडली वो भी इस नंबर पे जो मैं भी आपको बताऊंगा इस पे फिर कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि आप भी फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो एक नंबर जरा नोट करें जरा। 03। आप लोगों में से तो नहीं किसी का इशू? जिन लोगों का इशू है कि अभी वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सके, वो एक नंबर नोट करें और इस नंबर पे फिर कांटेक्ट करें। 0308 04 92493। ठीक है जी, लिख लिया सबने? अपने से बहुत से आजाद कह रहे हैं ना अभी तक हमें नोट्स व्हाट्सएप नहीं हुए वगैरह, तो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। और जिनके पास व्हाट्सएप है ही नहीं, वो कोई ऐसा नंबर सेंड करें या इस नंबर पे बताएं जिस पे फिर व्हाट्सएप आपको किया जा सके। ये आवाज होगी ठीक? आवाज आप ठीक है क्लास की या भी आई कोई इसमें? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, स्टार्ट करते हैं। ये बेटा ट्राई किया यार क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटा अगर आपने अटेम्प्ट किया तो सिर्फ एक छोटा सा इशू बस आया होगा, या शायद वो भी ना आया हो, लेकिन अगर नहीं भी आया तो आया है, सुन लीजिएगा जरा। पहले जरा मेरी एक बात सुन लीजिएगा। एक सप्लाईज परचेज दी हुई है और एक सप्लाईज इशू दिया हुआ है। फैक्ट्री में बेटा जो स्टोर रूम होगा उसमें से अगर चीजें इशू होंगी तो वो फिर वो कंज्यूम्ड कहलाती हैं। जो चीजें आप इशू कर देंगे इस्तेमाल के लिए, तो पहले तो सबसे पहले इशू के साथ जरा कंज्यूम लिखें। मतलब एक होता है ना, चीजें खरीदी हैं और फिर इस्तेमाल अगर किए हैं तो फैक्ट्री में इशू की जाती हैं, तो उसके लिए एक वर्ड है इशू। तो इशू सिंपली मींस कंज्यूम। एटलीस्ट सवाल देखा ना सबने? तो अब इसमें ये दो फिगर्स ढूंढे। परचेज की फिगर है 2 लाख रुपीज और इशू की फिगर है 1,60,000 रुपीज। तो थोड़ा सा मैं जरा इसे फर्दर एक्सप्लेन कर दूं जरा। इसकी डिस्कशन से पहले जरा रॉ मटेरियल कंज्यूम की हम एक वर्किंग करते हैं। हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन नहीं होता। ओपनिंग स्टॉक गिवन था, परचेजेस गिवन थी, क्लोजिंग गिवन था, तो हमने कंज्यूम्ड फाइंड आउट करना होता है। एक्सपेंसेस में आपने कंज्यूम्ड लिखना है। ये बात तो पता है ना सबको? और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कंज्यूम की फिगर अवेलेबल हो तो फिर आप उसी को एज इट इज अपने एक्सपेंसेस में लेंगे। अब क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेंगे। अब प्रॉब्लम फिर ये रह जाएगा कि 2 लाख रुपए का जो परचेज किया है और 1,60,000 का जो डिफरेंस है, 2 लाख का खरीदा है और 160 कंज्यूम हुआ है, तो क्या फिर 40,000 बचा नहीं होगा? तो जो बचा होगा वो फिर अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो उसमें स्टॉक्स में आएगा। अब इट मीन्स 2 लाख परचेज कहीं नहीं एज इट इज आएगी, उसका 2 लाख का ब्रेकअप हो जाएगा, 160 फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है 40,000 वो आपके करंट एसेट्स में स्टॉक में आना चाहिए अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया अगर इशू था इसमें? कोई और सवाल इसमें? जी बेटा, अगर ओपनिंग भी होता फॉर एग्जाम्पल, इसका ओपनिंग होता, इसी का कह रहे हैं, तो अगर इसका ओपनिंग होता तो ओपनिंग प्लस परचेजेस, फिर हम क्लोजिंग खुद से निकाल के कंज्यूम निकाल लेते। मैं समझा नहीं। नहीं, इसका ओपनिंग तो गिवन ही नहीं है। इसका वो तो ओपनिंग नहीं है। नहीं बेटा, साल के शुरू में तो ओपनिंग सिर्फ ये दी है मैंने। जो सिर्फ मटेरियल के नाम से दिया होगा ना वो तो रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, रॉ मटेरियल की परचेज दी हुई, यहाँ से तो आप कंज्यूम निकालेंगे ना। ये सप्लाईज और इनडायरेक्ट मटेरियल के एंगल से अगर आप पढ़ेंगे डाटा तो इसमें ओपनिंग है ही नहीं। देखें जरा, आपके पास डाटा देख के बताएं जरा। इसमें ना ओपनिंग ऐसा दिया और ना डायरेक्टली क्लोजिंग दिया हुआ है। लेकिन अगर इन दो फिगर्स को देखें तो इसमें से हम क्लोजिंग तो निकाल सकते हैं। ओपनिंग का क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते कि ओपनिंग था या नहीं। देखें, 2 लाख रुपया का खरीदा है आपने और 160,000 का आपने कंज्यूम किया।
तो अब इसमें से 40 जो है वो तो फिर एंड में ही बचा होगा ना। हाँ, अदरवाइज अगर फॉर एग्जांपल लिखा हो कि 160 परचेज किया और 2 लाख कंज्यूम हो गए, फिर क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल ये ऑपोजिट फिगर्स हो, परचेज के सामने लेट्स अज्यूम 160 लिखा हो और कंज्यूम के सामने 2 लाख लिखा हो, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है कि फिर 40 ओपनिंग होगा तो तभी कंज्यूम हुआ होगा? तो इन दैट केस फिर क्लोजिंग नहीं होगा, फिर ओपनिंग ही हो सकता है, पहले 40 फिर फर्दर 160 परचेज हो गए, 2 लाख कंज्यूम हो गए। लेकिन अगर परचेज ज्यादा है और कंज्यूम कम है तो फिर ये क्लोजिंग ही होगा, ज्यादा खरीद लिया है और कम इस्तेमाल हुआ। ठीक है, क्लियर? अब ये कोई और कंफ्यूजन तो नहीं कल से रिलेटेड कोई सवाल हो? चलो बेटा फिर जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाए। पहले तो इसके कुछ आंसर्स बीच में अवेलेबल थे, पेज नंबर आप 7 पे जरा। ये ऑनलाइन बेटा आपको आवाज में इशू तो नहीं है? सिर्फ एक नजम साहब कह रहे हैं बेटा अपना कनेक्शन पहले चेक करना जरा, काइंडली ये मसला जल्दी से जरा आप रिजॉल्व करवा लें। आवाज का इशू तो नहीं है? प्लीज क्लास पे स्टार्ट करें यार, ऐसे 10 मिनट जाया हो गए। चलें फोकस ऑन द डिस्कशन यार जो मैं कर रहा हूँ। आज जो मैंने फर्दर आपसे डिस्कस करना है उसको स्टार्ट करने से पहले आप जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट समराइज फॉर्म में जरा अपने सामने दोबारा ज़हन में रिवाइज करें। मैं अगर समराइज फॉर्म में लिखूं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इसमें आता है डेफिनेटली, अगर अवेलेबल ना हो तो फिर इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट हेडिंग बोला, डायरेक्ट लेबर की फिगर आएगी, अगर दोनों को ऐड कर लें तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे, ऐसे ही है। तो वो तो कैलकुलेशन है ना प्राइम कॉस्ट, अगर मैं स्किप कर भी दूं तो तीनों को मिला के फाइनली क्या आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और इसमें फिर ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की बेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। आज बेटा ये डिस्कस आपसे करना है कि बिजनेस की जो कुछ कॉस्ट होती हैं, बिजनेस की कुछ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कहलाती हैं और कुछ कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती हैं, और बिजनेस की कुछ कॉस्ट फिर सेमी वेरिएबल मिक्स भी होती हैं, फिर स्टेप फिक्स कॉस्ट वगैरह भी होता है। तो आप जरा पेज नंबर 7 जरा स्टार्ट करें, फिर मैं इसकी बेस पे आपसे डिस्कस करता हूँ जो कल तक पढ़ा। आज भी शायद बातें वैसे वही होंगी जो FR1 में कुछ आपने पढ़ी हुई हैं, तो जरा रिवाइज ही करना हमने। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर के एंगल से अगर हम सोचें तो बिजनेस की कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड समटाइम्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट। डिटेल में भी डिस्कस करता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है जी? ये सर इको है इसमें। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है सर? जो एक्टिविटी के साथ वेरी कर रही हो। वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद प्रोडक्शन एक्टिविटी लेवल। इट मींस अगर एक कॉस्ट वेरिएबल है और आप ज्यादा यूनिट्स बनाएं तो वेरिएबल कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी, कम यूनिट्स बनाएं कम हो जाएगी, और अगर वेरिएबल कॉस्ट है और आप कोई यूनिट ना बनाएं तो फिर क्या वेरिएबल कॉस्ट का भी जीरो होनी चाहिए? अगर आप एक्टिविटी जीरो कर देंगे तो क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगी सर? तो इन चीजों को ज़हन में रख के जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड देखें। क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज अ वेरिएबल कॉस्ट? सर जी, क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज अ वेरिएबल कॉस्ट? आप ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, अगर नहीं यूनिट्स बनाएंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम जीरो होना चाहिए। डायरेक्ट लेबर पे गौर करें। डायरेक्ट लेबर उन एम्प्लॉयज को कहते हैं जब प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर तो ये परमानेंट एम्प्लॉयज हो जिन्हें आप पर मंथ पैसे दे रहे हैं, पर वीक पैसे दे रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं अगर इनके पैसे, फिर तो ये फिक्स कॉस्ट होगी। लेकिन अगर इन्हें पर यूनिट हिसाब के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हो या पर आवर के हिसाब से दिए जा रहे हो तो फिर ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे ज्यादा पैसे देंगे, कम यूनिट्स बनाएंगे
कम देंगे। तो इसमें फिक्स एलिमेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हमें कुछ ना पता हो तो वी ऑलवेज अज्यूम के डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल ही होती है इन द फैक्ट्रीज। लेकिन ऑब्वियसली अगर हमें पता हो इसमें कुछ परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, तो फिर वो परमानेंट एम्प्लॉइज की सैलरी इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट, इंस्टेड इट इज अ फिक्स कॉस्ट। तो बाय डिफॉल्ट पहले जो दो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं, दीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। रॉ मटेरियल तो हमेशा वेरिएबल ही होगा, लेकिन लेबर कब फिक्स हो सकती है, अगर परमानेंट एम्प्लॉइज हो। लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि ये जो डायरेक्ट लेबर है इसमें पर यूनिट या पर आवर की बेस पे पेमेंट हो रही है, देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट है। अब आ जाए जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स। एनी कंफ्यूजन? फैक्ट्री जी, तो एवरी ईयर अगर चेंज हो जाएगी तो अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे सर। एवरी ईयर चेंज हो जाती है वो सर, आप परमानेंट एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं। तो परमानेंट एम्प्लॉइज अगर होंगे तो वो तो वैसे ही फिक्स कॉस्ट है। नहीं सर, वो कुछ नहीं बात कर रहे, प्लीज काइंडली सर, मतलब शुगर है मुझे पता है। नहीं बेटा, इंक्रीमेंट्स की बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? एक बंदे की सैलरी थी 20,000, तो अब ये 20,000 नहीं, वो साहब मेरे दोस्त हैं, मैं तो अगर 20,000 एक साहब की सैलरी है और इसका प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, तो ये तो वैसे ही फिक्स कॉस्ट है। आप रॉ मटेरियल के एंगल से सोचें, अगर जिस तरह आप वो बात करें तो रॉ मटेरियल भी क्या, जो उसकी रॉ मटेरियल की प्राइस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस तो हैं इन चीजों की, तो वो आहिस्ता से भी मैं खोल के बात करता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज करेगा उसकी कॉस्ट? ठीक है, कम प्रोडक्शन होगी, कम रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। इसी तरह जो लेबर है, अगर तो वो परमानेंट है, इट मीन्स फिर काम अगर नहीं भी है आप सैलरी पे करेंगे। लेकिन अगर परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, आप पर यूनिट के हिसाब से फॉर एग्जांपल पैसे दे रहे हैं, जितने ज्यादा यूनिट्स बनेंगे अकॉर्डिंगली लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और अगर कम यूनिट्स बनेंगे तो कम हो जाएगी। ये बात तो समझ आती है ना? तो बाकी इसकी बेटा एक्सेप्शंस फिर अभी डिस्कस करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स की चंद एक एग्जांपल सर, मेन मेन जरा बोलें कौन कौन सी हो सकती हैं इसमें? अगर बेटा रेंट हम सोचें तो रेंट फिक्स कॉस्ट है, ऐसे ही इंश्योरेंस अगर सोचें तो वो भी फिक्स कॉस्ट है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के एंगल से सोचें, वेरिएबल, ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे तो बिजली का बिल अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगा, कम यूनिट्स कंज्यूम होंगे कम हो जाएगा। लेकिन जो बिजली का बिल होता है उसमें कुछ समटाइम मीटर रेंट भी होता है, जिस तरह पोस्ट पेड मोबाइल्स का कॉन्सेप्ट अगर हो तो कुछ फिक्स लाइन रेंट्स होते हैं, और फिर जितनी आप कॉल्स करते हैं उसके हिसाब से भी होता है। तो बिजली के बिल में भी एक मीटर रेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर थोड़ा हम डिटेल में एनालाइज करके सोचें तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसमें वेरिएबल एलिमेंट भी है और फिक्स एलिमेंट भी है, देयरफॉर उसे सेमी वेरिएबल अगर कहा जाए तो वो मुनासिब है। सेमी वेरिएबल किसे कहेंगे? जिसमें फिक्स और वेरिएबल एलिमेंट्स दोनों होंगे। लेकिन अगर फर्दर एक एग्जांपल सोची जाए, जनरेटर का फ्यूल है फॉर एग्जांपल, तो वो शायद वेरिएबल है, ज्यादा जनरेटर चलेगा अकॉर्डिंगली ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा, एंड वाइस वर्सा एज वेल। अब इसी तरह डेप्रिसिएशन पे आ जाए जरा, लेकिन ये मेथड्स पे शायद डिपेंडेंट होगी। अगर कोई स्ट्रेट लाइन मेथड है या इवन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उसका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर यूनिट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, वो है ना, मशीन और मेथड्स भी हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड भी हैं, तो फिर ये वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह इसमें अगर इनडायरेक्ट लेबर है तो इनडायरेक्ट लेबर भी अगर परमानेंट एम्प्लॉइज है तो फिक्स सैलरी होगी, और अगर परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है तो वेरिएबल भी हो सकती है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर अगर हम सोचें तो कुछ फिक्स कॉस्ट भी हैं, कुछ वेरिएबल भी हैं, और कुछ सेमी वेरिएबल भी हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इज नाइदर 100% फिक्स नॉर 100% वेरिएबल, इंस्टेड इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और फाइनली इस सारी डिस्कशन के बाद अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के एंगल से सोचें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अब रॉ मटेरियल भी आ रहा है, लेबर भी आ रही है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ रहे हैं। तो क्या बिजनेस की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 100% फिक्स है, 100% वेरिएबल है, या सेमी वेरिएबल है? तो ये एक सेंटेंस जरा आपने कहीं नोट करना, जरा सबसे ऊपर जरा जहाँ कॉस्ट क्लासिफिकेशन हम लिख रहे हैं इसके ऊपर स्टार्ट में एक स्पेस है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस इज,
total manufacturing cost of the business is a semi variable cost. जी आपका कोई सवाल था शायद? यहां तक जो मैंने कुछ बातें की हैं, कोई इस डिस्कशन से रिलेटेड क्वेश्चन किसी का हो? चलिए आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7। अब पेन हाथ में रख लीजिएगा, कुछ चीजें जरा अगर नोट करनी पड़े तो साथ साथ करते रहिएगा। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और आइटम्स ऑफ कॉस्ट that remain the same in total no matter how many units are produced। डेफिनेटली बेटा इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, साथ ब्रैकेट में कहीं लिखें, 2-3 एग्जांपल्स हर वक्त ज़हन में रखनी है। नंबर 1 रेंट, इंश्योरेंस, और एक और ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा, एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज। लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में हमने जाना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ पुरानी चीजें पहले रिवाइज अगर कर लें तो बेहतर है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे भी हैं और वो पढ़ें जरा। एग्जांपल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट इंक्लूड द रेंटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज, फॉर एग्जांपल अगर 40,000 पर मंथ है तो क्या यहां से फिर पर एनम भी फाइंड आउट किया जा सकता है? 40,000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाइड बाय 12, 480 पर एनम हो जाएगा। सैलरी कॉस्ट ऑफ द वर्कर हु इज पेड 11,000 पर मंथ, ये फिगर्स होते हैं ना, पर मंथ, पर एनम, पर वीक, पर क्वार्टर, तो फिर इस हम फिक्स मुराद लेंगे या वेरिएबल मुराद लेंगे? ये पर पीरियड फिक्स 11,000, अगर पर मंथ है तो पर एनम कितना हो जाएगा? कर लें, कैलकुलेटर पकड़ लें। 40,000 पर मंथ था तो 480 हो गया, 11,000 पर मंथ था तो 132 हो गया। अब एक चीज और जरा साथ अपनी स्क्रीन की तरफ देखिएगा। अब लेट्स अज्यूम अगर ईयर 1 में हमारी फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपीस है और 10,000 यूनिट्स बने। 1 लाख रुपीस सपोज रेंट है और 10,000 यूनिट सपोज प्रोड्यूस हुए फर्स्ट ईयर में, तो व्हाट विल बी द रेंट कॉस्ट पर यूनिट? 10 रेंट कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ईयर 2 में अगर रेंट 1 लाख है तो क्या टोटल इसका सेम रहेगा? नहीं 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 सर, जी सर, क्या रेंट 1 लाख रुपीस जो मैं रेंट अज्यूम कर रहा हूँ उसका टोटल ईयर 2 में सेम रहेगा? डेफिनेटली बेटा ये इन्फ्लेशन से इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इग्नोरिंग इन्फ्लेशन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिक्स कॉस्ट का टोटल विल रिमेन सेम। यही पढ़ा ना अभी हमने। लेकिन लेट्स अज्यूम अगर इस साल 20,000 यूनिट्स बने हैं, एक्टिविटी लेवल चेंज हो गया, तो अकॉर्डिंगली इससे क्या फर्क पड़ेगा? पर यूनिट पे क्या फर्क आएगा? मतलब कितना आंसर आएगा हमारा? 5 पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट का टोटल तो सेम है, लेकिन क्या एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है या कम हो गई है? एक थर्ड सिचुएशन देखना, लेट्स अज्यूम ईयर 3 में रेंट कॉस्ट की बेस में लेट्स अज्यूम 5,000 यूनिट्स बने, एक्टिविटी लेवल चेंज कर रहा हूं मैं, टोटल रिमेन सेम, एक्टिविटी लेवल चेंज कर रहा हूं। अब आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व किया कर ले, मेरा ख्याल करने में कोई हर्ज नहीं, 20 पर यूनिट। क्या हो क्या रहा है, ये क्या हो कर क्या रहा हूं मैं पर यूनिट रेंट कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा हूं। तो मेरा ये कैलकुलेशन का आंसर्स क्या मुझे बता रहे हैं? क्या एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, और क्या वो डायरेक्टली वेरी कर रही है या इनवर्सली वेरी कर रही है? फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से इनवर्सली वेरी करता है या डायरेक्टली वेरी करता है? मैंने 10,000 से जब 20,000 यूनिट्स किए तो एक्टिविटी लेवल मैंने इंक्रीज किया, एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो गई। फिर 5,000 का मतलब मैंने एक्टिविटी लेवल को जब डिक्रीज किया तो मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट
इंक्रीज हो गई। तो दो रिलेशनशिप्स बनाने अपने हाथों जरा साथ, एग्जांपल भी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम है और फिक्स कॉस्ट का पार्ट इनवर्सली वेरीज विद एक्टिविटी लेवल। ये एक्टिविटी लेवल में किस चीज को कह रहा हूं सर? ये एक्टिविटी लेवल किसको कह रहा हूं सर? नंबर ऑफ यूनिट्स को यार। अगर हम ज्यादा यूनिट्स बना रहे हैं तो इट मींस हमारा एक्टिविटी लेवल ज्यादा है, कम यूनिट्स बना रहे हैं तो एक्टिविटी लेवल कम है। तो 10,000 से अगर कंपेयर करें यूनिट्स को 20,000 की वर्किंग के साथ, तो एक्टिविटी लेवल बढ़ने से प्लीज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो गई। और अगर वही 10,000 को 5,000 से या 20,000 को 5,000 से कंपेयर किया जाए, तो एक्टिविटी लेवल के कम होने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद द एक्टिविटी लेवल। एनी कंफ्यूजन? ये दो रिलेशनशिप्स काइंडली याद रखने हैं फिक्स कॉस्ट के एंगल से। नंबर वन, इसका टोटल सेम रहता है, और नंबर टू, इसका पर यूनिट एक्टिविटी लेवल के साथ इनवर्सली वेरी करता है। इनवर्सली वेरी का मतलब क्या होगा? एक्टिविटी लेवल अगर बढ़ेगा तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा भी। प्लीज बोलें, प्लीज बोले सर। अब ये जो मैंने सब कुछ आपके सामने लिखा है, अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हो तो लिख लें, और एंड में एक नोट बना हुआ है एग्जांपल्स के नीचे, वो भी पढ़ लें। जी, एनी कंफ्यूजन जी? जी आप जरा खुद से बताएंगे जरा। कैरिज इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, तो आई थिंक शायद ज्यादा यूनिट्स अगर परचेज करेंगे तो अकॉर्डिंगली कैरिज कॉस्ट बढ़ नहीं जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल क्लॉथ परचेज कर रहे हैं, अपनी शर्ट्स बनानी, तो अगर आप ज्यादा क्लॉथ खरीद रहे होंगे तो ज्यादा बड़ा ट्रक शायद रिक्वायर्ड होगा, अकॉर्डिंगली इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। ज्यादा यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये डायरेक्टली इंक्रीज होगी। क्या ख्याल है? अगर 1,000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसकी एक डिफरेंट कॉस्ट होगी। अगर 2,000 मीटर्स, तो ये वेरिएबल कॉस्ट बनेगी शायद। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी जितने आपने अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल के यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करने। नहीं जी? जी थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा सा ऊंचा जरा बोल। नहीं, पर डे भी फिक्स है, लेकिन अगर पर आवर्स के हिसाब से दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि जितने घंटे आप काम करेंगे हम उतने घंटों के हिसाब से आपको पैसे देंगे। अगर फॉर एग्जांपल पर डे भी आप दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, तो आपने कमिट किया डेली 1,000 रुपीज देंगे। अब काम ज्यादा हो कम हो, अगर इस पर ये डिपेंडेंट नहीं है तो ये फिक्स है। ठीक है, लेकिन अगर आप आवर्स के हिसाब से दे रहे हैं कि जितने आवर्स काम करेगा उस हिसाब से पैसे देंगे, या जितने यूनिट्स बनेंगे उस हिसाब से पैसे देंगे, तो फिर ये ज्यादा यूनिट्स अगर बनाए जाएंगे या ज्यादा घंटे काम किया जाएगा तो अकॉर्डिंगली फिर ये वेरी कर जाएगा। ठीक है, कमीशन भी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की बेस पे अगर है तो मेरा ख्याल वेरिएबल होगा। अगर फॉर एग्जांपल को डिसाइडेड है कि आपके 20,000 फिक्स सैलरी है, और फिर उसके बाद जितने यूनिट्स बेच लेंगे उसके यूनिट्स के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो फिर ये मिक्स ऑफ हो जाएगा। हाँ जी, जिस तरह आई थिंक जिस तरह मोबाइल्स हैं शायद पोस्ट पेड,
या जो घरों में टेलीफोन का बिल आता है। असल में वेरिएबल क्या है और फिक्स क्या है, ये कुछ क्लियर कर लें दोबारा। फिक्स ये है कि अगर एक कॉस्ट का एक्टिविटी से कोई लिंक नहीं है, काम ज्यादा हो या कम कम हो, आपने इवन देन एक कांस्टेंट अमाउंट पे करनी है तो फिक्स है। फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड से आपने 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर एग्जांपल डिसाइड किए हैं। अब उसका शायद ऐसा कोई प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, तो उसको जो आप पैसे दे रहे हैं फिक्स है। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय को आप पैसे एक्टिविटी के साथ दे रहे हैं, जितना वो ज्यादा परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से पैसे दे रहे हैं, तो फिर वो वेरिएबल है। लेकिन अगर कुछ फिक्स है कि मंथली फॉर एग्जांपल 20,000 तो आपको देंगे, और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको कमीशन मिलेगा अगर आपने फॉर एग्जांपल एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा यूनिट्स फॉर एग्जांपल सेल कर लिए, तो अब ये जो कमीशन आप दे रहे हैं और प्लस सैलरी, ये मिल के फिर सेमी वेरिएबल है। लेकिन अगर अलग अलग सोचेंगे तो सैलरी जो उसको फिक्स मिल रही है वो तो फिक्स कॉस्ट ही है, कमीशन फिर प्योरली वेरिएबल। और अगर एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसे आप फिक्स मंथली कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ यूनिट सोल्ड की बेस पे पैसे दे रहे हैं, तो वो फिर शायद 100% वेरिएबल कमीशन होगा। ठीक है, तो आए जरा वेरिएबल भी थोड़ा सा पढ़ लें जरा। कोई और सवाल तो नहीं किसी का? जी सर, वेरिएबल कॉस्ट में इंपॉर्टेंट लाइन जरा आइडेंटिफाई करें जी। पहली, वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट दैट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मेड। रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो मैंने भी कहा ना, उसकी एग्जांपल जरा ज़हन में रखना है। क्या वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से बढ़ेगी? सोचना। और क्या वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के कम होने से कम हो जाएगी? क्लियर है? तो प्लीज फर्स्ट सेंटेंस क्या है फिर? वेरिएबल कॉस्ट दैट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट फॉर ईच एडिशन, जितने एडिशनल यूनिट्स बनाते जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। इसका भी फिर मैं रिलेशनशिप अभी फाइनल करता हूँ, एक अगली लाइन पढ़ूंगा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एज, एक और वर्ड जरा ज़हन में रखने की कोशिश करिएगा यहाँ से ऑनवर्ड्स, मार्जिनल कॉस्ट एक वर्ड यूज होता है, सिंपली इट इज अनदर नेम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट, बस इस तरह से सेंटेंस है। बाकी मार्जिनल एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है ये फिर टॉपिक आगे आएगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट, बस एक अलग से उसका एक नाम है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑफन द सेम अमाउंट। इसको फर्दर आगे पढ़ने से पहले एक मिनट जरा एग्जांपल्स पे आएगा, फिर जरा वापस जाते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल पढ़ें। द कॉस्ट ऑफ बाइंग रॉ मटेरियल इज सपोज 500 पर लीटर रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी परचेज, मतलब आप जितने भी यूनिट्स खरीदेंगे सप्लायर ने प्राइस कोट की हुई 500 पर लीटर। द वेरिएबल कॉस्ट इज, अब सपोज अगर बेटा आप 1000 यूनिट्स 1000 लीटर्स परचेज करेंगे, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1000 इंटू 500 सिंपली कितनी हो जाएगी? 5 लाख। अगर आप 2000 लीटर खरीदेंगे तो 2000 इंटू 500 इज इक्वल टू 1 मिलियन। अगर आप कुछ नहीं खरीदेंगे तो 0 इंटू 500 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या वेरिएबल कॉस्ट का टोटल प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर रहा है? लेकिन क्या बेटा इसका पर यूनिट भी इंक्रीज कर रहा है? तो वेरिएबल कॉस्ट का जो पर यूनिट पर लीटर पर केजी वगैरह होता है ये कांस्टेंट होता है, और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी लेवल होता है। दोबारा जरा पढ़िएगा एग्जांपल्स। 1000 लीटर्स, गौर से देखें, 1000 लीटर्स है इंटू 500 किया जाए तो आंसर आएगा ऑब्वियसली 5 लाख। तो 1 लाख सॉरी 1000 लीटर्स की कॉस्ट 5 लाख है, 2000 लीटर्स की कॉस्ट 1 मिलियन है, 4000 लीटर्स की कॉस्ट ऑब्वियसली 2 मिलियन है, एंड सो ऑन। लेकिन क्या ये जो 500 लिख रहे हैं हम पर लीटर, ये भी एक्टिविटी के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है या पर लीटर विल रिमेन कांस्टेंट? तो वेरिएबल कॉस्ट में दो पॉइंट्स फिर क्या बनेंगे? टोटल वेरीज डायरेक्टली विद एक्टिविटी लेवल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद एक्टिविटी लेवल, एंड पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स फिक्स्ड। तो ये भी काइंडली जरा इसके साथ अगर नोट कर सकें। टोटल डायरेक्टली वेरीज,
and per unit remains constant. फिक्स कॉस्ट का टोटल कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट इनवर्सली वेरीज विद एक्टिविटी लेवल एंड वेरिएबल कॉस्ट का टोटल डायरेक्टली वेरीज विद एक्टिविटी लेवल। क्लियर है? 100% क्लियर है? प्लीज बताएं। सेकंड एग्जांपल देखें आप, इसी तरह आगे चलते जाएं। फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ पे फॉर hourly paid worker is rupees 150 per hour. अगर एम्प्लॉय ने 400 घंटे काम किया किसी एक फॉर एग्जांपल मंथ में, तो कैलकुलेट कर लें वेयर इज पॉसिबल। 400 इंटू 150 इज इक्वल टू, उसको 60,000 पैसे मिलेंगे। एंड अगर 500 घंटे काम करेगा, क्या ज्यादा एक्टिविटी अगर होगी तो अकॉर्डिंगली ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन वंस अगेन 150 पर आवर विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल विल रिमेन सेम। किसके बारे में? किसका टोटल विल रिमेन सेम? फिक्स कॉस्ट का। और पर यूनिट विल रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पर एक्टिविटी लेवल, पर आवर। थर्ड एग्जांपल देखें, इसमें एक वर्किंग भी है, वो भी प्लीज सोच के करनी है जरा। द टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस एन आइटम of product is suppose 4 minutes and labor is paid 150 per hour. अब आपने काम प्लीज करना, इसी फर्स्ट लाइन में रहे, अगली लाइन ना पड़ेगा। आपने मुझे ये बताना है कि एक यूनिट को बनाने की लेबर कॉस्ट क्या है। कैलकुलेटर पकड़ना था, वो तो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है आपने, लेकिन मतलब उसकी कोई वर्किंग बताइएगा, मुझे वर्किंग बतानी है आपने। नहीं, मैंने 10 की वर्किंग पूछनी। एक यूनिट को बनाने, मेरा क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं अपना क्वेश्चन। एक यूनिट को बनाने में 4 मिनट्स रिक्वायर्ड है और एम्प्लॉय को 1 घंटे के 150 रुपए मिलते हैं। मैंने आपसे ये पूछा है कि एक यूनिट की लेबर कॉस्ट क्या है। एक यूनिट की लेबर कॉस्ट क्या है? 1 घंटे की लेबर कॉस्ट क्या है? 1 घंटे की लेबर कॉस्ट सर क्या है सर? 150 रुपीज। एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 4 रुपए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, 4 रुपए या 4 मिनट? 4 मिनट लग रहे हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि एक यूनिट जो 4 मिनट्स में बनेगा उसकी लेबर कॉस्ट क्या है, एक यूनिट को बनाने की। नहीं बेटा 2.5 क्या है? कैलकुलेटर पकड़ना जरा। 2.5 सही आपने किया, लेकिन किया क्या है असल में? क्या ये 150 रुपया 60 मिनट्स के हैं? 150 रुपीज 1 घंटे के हैं। क्या 1 घंटे में 60 मिनट्स है? सबको कंफर्म है? सब कंफर्म है? पक्की बात है? तो क्या अगर 150 को मैं 60 मिनट से डिवाइड करूं तो पर मिनट लेबर कॉस्ट आ सकती है? तो बेटा 2.5 मेरा ख्याल आपने मुझे पर मिनट लेबर कॉस्ट बताइए। तो 2.5 इज लेबर कॉस्ट पर मिनट, और एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है? तो इंटू 4, तो 10 रुपीज क्या पर यूनिट। थोड़े हाथ से एक्सप्लेन करा जरा, ये इस तरह से लिख के जरा, जिस तरह मैंने लिखा। किसी ने हो सकता है किसी और तरीके से किया, बताएं। नहीं है बेटा, क्या पहले काइंडली आप अपना कनेक्शन चेक किया करें। अगर आवाज का इश्यू होगा तो सब लोग बताएंगे। आप अपने कनेक्शंस प्लीज पहले चेक करें, मिस्टर राय फारूक। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? असल में आप ये बताएं जरा, ये लाइन पढ़ के, 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनेंगे? 60 नहीं बनेंगे, खुदा का नाम ले यार। अगर एक यूनिट 4 मिनट्स में बन रहा है और 60 मिनट से घंटे में है, तो 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनेंगे? 15 यूनिट्स। कैसे? 60 मिनट्स डिवाइड बाय 4, तो 15 मिनट्स नहीं, 15 यूनिट्स बनेंगे 1 घंटे में। अब 1 घंटे के 150 रुपए हैं, तो 150 को डिवाइडेड बाय 15 भी किया जा सकता है अगर हम चाहें तो। नहीं समझ आई? ये क्लियर हो गया कि 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनेंगे? अगर 4 मिनट में एक बन रहा तो कितने बनेंगे? 4 मिनट में अगर एक बनेगा तो 60 मिनट्स में 15 यूनिट्स बनेंगे। अब 1 घंटे के अगर एम्प्लॉय को आप 150 रुपीज दे रहे हैं और 15 यूनिट बन रहे हैं, तो फिर
एक यूनिट के बेसिकली कितने पैसे हो गए, वही 10 रुपीज 150 डिवाइड बाय 15। तो और करके भी लिखें जरा ये, इन 60 minutes there will be 15 यूनिट्स। कैसे? 60 डिवाइड बाय 4 और देन 150 रुपीज फॉर 1 hour फॉर 60 minutes डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 10 रुपीज पर यूनिट। क्लियर करना है सर जी, इस तरह की चीजें बहुत आगे आनी है, बल्कि ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, इस तरह की चीजें बहुत सोचनी पड़नी है, दोनों एंगल से क्लियर होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो पूछें। जी फैसल क्लियर हो गया? फैसल सुल्तान। बेटा 60 मिनट्स हैं यार, एक घंटे में 60 मिनट्स हैं, तो कैलकुलेटर पे प्लीज फैसल 60 लिखें। और एक यूनिट को बनाने में अगर 4 मिनट्स लग रहे हैं तो 60 डिवाइड बाय 4 करें। ठीक है, 15 क्लियर हो गया फैसल? जी अफसान, और से जरा देखें क्या टोटल विल डेफिनेटली वेरी। अगर आप एक यूनिट बना रहे हैं तो 10 रुपए लेबर कॉस्ट आएगी, अगर 10 यूनिट्स बनाएंगे तो 100 रुपीज आएगी, 1000 यूनिट्स बनाएंगे तो इंटू 10,000 रुपीज फिक्स कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। क्या ये 10 रुपीज पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा? आप लोग भी सोचें जरा, क्या ये 150 रुपीज पर आवर या 10 रुपीज पर यूनिट कांस्टेंट है? लेकिन क्या ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो अकॉर्डिंगली ज्यादा लेबर कॉस्ट हो जाएगी सर? आप लोगों को क्लियर है प्लीज? नहीं, ये वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है? लास्ट पढ़िए आसान से एक और एग्जांपल। टेलीफोन कॉल इज फॉर रुपीज 1 पर मिनट। अब जितने मिनट्स कॉल होगी उतने मिनट्स का अकॉर्डिंगली बिल आएगा। अगर इग्नोरिंग लाइन रेंट को एक सेकंड साइड पर रख दें तो जो कॉल के चार्जेस हैं ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल या फिक्स? लेकिन अगर लाइन रेंट भी है तो फिर वो मिक्स कॉस्ट हो जाएगी, और इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल। लास्ट नोट अंडरलाइन करके पढ़ें जरा। फिक्स्ड और वेरिएबल काइंडली रिवाइज कर लें, कोई अगर कंफ्यूजन है तो बताएं। सीरियस लीजिएगा, यकीनन ये चीजें आपने पहले भी कुछ ना कुछ सुनी होंगी, लेकिन सीरियसली रिवाइज करें। कोई है सवाल ज़हन में तो प्लीज बताएं, रिवाइज कर लें जरा, फिर आगे चलता हूँ।
जी चलें जी आगे बढ़। देन आगे जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को जरा स्लैश करके एक और एंगल्स लिखें, सेमी फिक्स भी कहते हैं और इसे मिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। Because semi variable cost means a cost which is partly fixed and partly variable, तो इसे सेमी फिक्स्ड भी कहा जा सकता है और इसे मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। मिक्स्ड इन अ सेंस, मिक्स्ड इन अ सेंस वेरिएबल भी है और कुछ वेरिएबल एलिमेंट भी है और कुछ फिक्स एलिमेंट भी है। बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो फिक्स है या वेरिएबल है? बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो फिक्स है या वेरिएबल है? वो सेमी वेरिएबल है, सेमी फिक्स है, मिक्स कॉस्ट है, उसमें वेरिएबल एलिमेंट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। एक एग्जांपल देखें इसकी तरह। A company suppose uses a photocopier machine under a rental agreement. आपने suppose एक photocopy machine ली हुई रेंट पे। The photocopier rental cost is 4,000 per month plus rupees per copy produced. एग्रीमेंट इस तरह से है कि 4,000 आपने हर महीने देना है और साथ क्या देना है, जितनी कॉपीज करेंगे उन कॉपीज के अपने 2 रुपीज पर कॉपी भी पे करने हैं। लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड अगर 15,000 कॉपीज हुई हैं एक महीने में, तो इसकी टोटल कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट ऑफ द फोटोकॉपियर कैसे बनेगी? 4,000 हमने फिक्स देना है और 15,000 इंटू 2 करके 30 भी देना है, तो ये बेसिकली जो 34,000 है ये अब फिक्स है, ये वेरिएबल है? ये कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और फिक्स का, देयरफॉर ये सेमी वेरिएबल है। एक और आसान सी एग्जांपल जरा खुद से पढ़ें एंड में। आई होप कि अगर कोई कंफ्यूजन थी तो अब नहीं है, आपका भी क्लियर हो गया। चलो बेटा रजिस्टर खोलिए। इस डिस्कशन से अब एक नई चीज पढ़ते हैं। बस रजिस्टर खोलना, बाकी जरा स्क्रीन पे देखें, पहले जरा कुछ बातें अंडरस्टैंड कर लें फिर उसको लिखिएगा। लेट्स अज्यूम बेटा जनवरी 2020 में, जनवरी के महीने में हमारी फैक्ट्री में 100 यूनिट्स बने और उनको बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, आसान सा डाटा लिख रहा हूं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना। लेट्स अज्यूम 300 रुपीस 100 यूनिट्स को बनाने की, सपोज 300 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई। फरवरी में जब हमने फैक्ट्री ऑपरेट की तो 200 यूनिट्स और लेट्स अज्यूम 600 कॉस्ट आई। मार्च में 300 यूनिट्स बनाए, 900 कॉस्ट आई। अप्रैल में 1200 कॉस्ट आई। मैंने बिल्कुल सिंपल सी एक चीज लिखी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको फिगर्स देखते ही कुछ महसूस होता है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100% वेरिएबल है या फिक्स है? सर जी ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिक्स है, वेरिएबल है? और सर ना करें, सर ना करें। कोई ऐसा तो नहीं कि जिसका में सवाल हम हमें क्या पता, बेटा सोचने से। अगर बेटा मैंने इसके सामने हर मंथ के एंड पे हर मंथ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3,300 लिखी है,
तो क्या यूनिट्स के इंक्रीज होने के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम होने का मतलब ये 100% फिक्स नहीं? सोचें गौर से यार, 100 यूनिट्स बने तब भी 300, 200 यूनिट्स बने, 400 बने, 300 बने। इट मींस फिर मैंने सिर्फ ये फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सामने लिखी होगी। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्टिविटी लेवल। क्या सबको क्लियर है? ये 100% फिक्स है। अब मैंने ये लिखा था, क्या ये 100% क्लियर है कि ये फिक्स नहीं, 100% फिक्स नहीं है? 100% फिक्स नहीं है। कैसे? इसमें चेंज आ रहा है, एक्टिविटी के बदलने से इसमें चेंज आ रहा है, तो ये 100% फिक्स तो नहीं है। लेकिन सेकेंडली, क्या ये 100% वेरिएबल है? ये कैसे चेक हो सकता है? ये ऐसे चेक हो सकता है कि अभी हमने पढ़ा है कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है। तो एक आसान सी वर्किंग है, 300 अगर जरूरत पड़े तो कैलकुलेटर पे कीजिएगा, 300 डिवाइड बाय 100 करें तो 3 पर यूनिट बनता है। 600 डिवाइड बाय 200 करें तो फिर भी 3 बनता है, फिर भी 3 बनता है, 3 का भाड़ा है यार प्लीज। तो अगर हर लेवल पे पर यूनिट सेम आ रहा है तो क्या इट इज एन इंडिकेशन कि ये कॉस्ट 100% वेरिएबल है? क्या इसका टोटल इंक्रीज हो रहा है, इसका टोटल डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है? और क्या इसका पर यूनिट कांस्टेंट आ रहा है? सबने सॉल्व कर लिया है, हर लेवल पे पर यूनिट 3 रुपीज है। तो क्या ये 100% वेरिएबल कॉस्ट है? तो अगर एक कॉस्ट का टोटल सेम आ रहा हो तो वी कैन सेफली से द कॉस्ट कंपोनेंट इज 100% फिक्स। अगर किसी कॉस्ट का पर यूनिट सेम आ रहा हो तो वी कैन सेफली से, रिलैक्स होके वी कैन से द कॉस्ट इज 100% वेरिएबल। हजम हो रहा है? ये बस मैं ही बोली जा रहा हूं, सबको क्लियर हो रहा है प्लीज? लेकिन बेटा अगर मैं फाइनली डाटा इन दोनों की बजाय कुछ इस तरह से लिखूं तो बताएं ये फिक्स है? पहले तो ये बताएं क्या फिक्स है? ये फिक्स क्यों नहीं है? इसका टोटल कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ये फिक्स नहीं है तो फिर ये 100% वेरिएबल होगी है। अब हम चेक कर लेते हैं, हम ऐसे तो नहीं, टॉस तो है नहीं कोई। तो पहले लेवल पे क्या आ रहा है? नहीं, पहले अब 100% फिक्स तो नहीं है, अमाउंट वेरी कर रही है। फिर सेकेंडली क्या देख लें हम? पर यूनिट चेक कर लेते हैं। पहला पर यूनिट आ रहा 3, दूसरा चेक करें करें करें, आएगा, आ रहा है। थर्ड का क्या आ रहा है? 1.67 समथिंग हो गया। फिर क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? पर यूनिट कांस्टेंट नहाने की वजह से अब क्या कहेंगे इसे? फिक्स ये है नहीं, वेरिएबल भी ये है नहीं। तो अगर ये फिक्स भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, तो ये क्या है? तो ये सेमी वेरिएबल ही होगी। तो लिखें जरा, ये वाला डाटा लिखें। अब इसके नीचे जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, जरा 2 लाइंस में लिखना जरा। दिस कॉस्ट इज नाइदर
100% फिक्स, ब्रैकेट में रीजन भी लिख लें, क्या रीजन? बिकॉज टोटल इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, समझ आ जाएगा? टोटल इज नॉट कांस्टेंट एट ईच लेवल या इन ईच पीरियड, nor 100% variable. Why? Because per unit is not same at each activity level. Therefore, अब अगर एक cost ना purely fixed है ना variable है, therefore this cost is a semi-variable cost. कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट में बेटा हम ये डिस्कस करेंगे अब कि अगर एक कॉस्ट 100% फिक्स नहीं है, 100% वेरिएबल नहीं है, और इंस्टेड ऑफ दैट वो सेमी वेरिएबल है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे फिर हम ब्रेक कर सकते हैं कि इसमें फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है। ये हम सबको पता चल गया ये सेमी वेरिएबल है। नेक्स्ट अब हम मेथड्स डिस्कस करेंगे जिन मेथड से हम इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखा जरा, मेथड्स मेथड्स टू सेग्रीगेट methods to segregate the fixed cost and variable cost from semi variable cost. अगर हमें कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हो और हमें जरूरत पड़े कि इसमें फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है, हमें अलग अलग करने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए फिर दो मेथड्स आपके सिलेबस में हैं। उसमें से मेथड नंबर 1 का नाम लिखें। फर्स्ट मेथड यूज फॉर दिस पर्पस इज हाई लो मेथड। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हाई लो मेथड सर? क्या करने लगे हैं मेरे भाइयों? किसको किसको किस में से अलग करना चाहते हैं? अब इसके बड़े कुछ मेथड्स हैं, वो लिखेंगे भी हम, हमें याद भी करने हैं वो स्टेप्स क्या हैं इसके, लेकिन कोई रट्टा लगाने से पहले हम लॉजिकली जरा कुछ बात कर लें जरा। अब ये जिस मेथड का नाम है हाई लो मेथड, इस मेथड में पहला स्टेप ये होता है, जरा लुक एट द डाटा जो आपके सामने लिखा हुआ। इसमें पहले आप सबसे पहले हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा लेंगे और सेकेंडली फिर आप लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा लेंगे। तो बताएं व्हाट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल एंड व्हाट इज द लोएस्ट एक्टिविटी लेवल? मैंने हरगिज ये नहीं कहा पहला और आखिरी उठा लेंगे, हाईएस्ट और लोएस्ट उठाएंगे, वो पहले और आखिरी है या बीच में अगर हो तो अकॉर्डिंगली उठाएंगे। तो इस तरह का जो मैंने डाटा लिखा सिंपल सा है, दिस इज द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, सही कह रहा हूं, एंड दिस इज द लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। तो पहला स्टेप करें 400 यूनिट्स,
जब बने तो कॉस्ट आई 6 लाख। 100 यूनिट्स जब बने तो कॉस्ट आई 300। सही उठाया मैंने? तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, और उस एक्टिविटी लेवल को लिख के उसके सामने उसकी कॉस्ट लिखना है। 400 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट 600 रुपीज आई, और 100 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट 300 रुपीज आई। अब इन फिगर्स को जरा गौर से देखें। क्या 400 यूनिट्स के सामने जो 600 रुपीज लिखे हुए हैं, इस 600 रुपीज में, और 100 यूनिट्स के सामने जो 100 यूनिट्स के सामने जो 300 रुपीज लिखे हुए हैं, 600 रुपीज या 300 रुपीज में जो डिफरेंस आ रहा है अमाउंट्स में डिफरेंस, क्या वो वेरिएबल डिफरेंस है या फिक्स डिफरेंस है? कंसंट्रेट करना आपने। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं फटाफट बता दूं। आप लोग प्लीज जरा सोचिएगा मेरी बातें मैं जो कर रहा हूं। एक और एंगल सुने सवाल मेरा। क्या जितनी फिक्स कॉस्ट 600 में होगी, उतनी ही फिक्स कॉस्ट 300 रुपीज में भी होगी? क्या ये 600 रुपीज और 300 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, या मिक्स कॉस्ट है? मिक्स है ना। मिक्स का मतलब क्या है? क्या 600 रुपए में कुछ फिक्स कॉस्ट और कुछ वेरिएबल है? 300 में भी कुछ फिक्स कॉस्ट है, कुछ वेरिएबल है। हमें नहीं पता, हम सेग्रीगेट करने लगे, लेकिन हमें ये तो पता नहीं इनमें फिक्स कॉस्ट भी है, इनमें वेरिएबल भी है। अब मेरा क्वेश्चन दोबारा सुने। क्या जितनी फिक्स कॉस्ट 400 यूनिट्स की होगी, उतनी ही फिक्स कॉस्ट 100 यूनिट्स की भी होगी? क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है? क्या वो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से फिक्स कॉस्ट का टोटल चेंज तो नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, लेट्स अज्यूम मैं आपसे कहूं कि 150 फिक्स कॉस्ट है। हमें नहीं पता, हम ढूंढते हैं अभी। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, तो क्या वो 150 600 में भी होगा, और क्या वही 150 300 में भी होगा? लेट्स अज्यूम फिक्स कॉस्ट 200 रुपीज है, तो क्या वो 200 600 में भी होगा, और वही 200 300 में भी होगा? क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल जितना भी है वो दोनों में सेम होगा? नहीं समझ आ रहा? मैं हरगिज नहीं कह रहा कि हमें पता चल गया, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक मिनट। लेट्स अज्यूम इसका एक ब्रेकअप है। 150 फिक्स कॉस्ट है, तो देयरफॉर 450 वेरिएबल होगी। सही कह रहा हूं? अगर 150 इसके अंदर फिक्स कॉस्ट है, तो क्या 300 के अंदर भी 150 फिक्स कॉस्ट होगी? हो सकता है डिफरेंट हो यार। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? उसका टोटल सेम रहता है। तो 150 इसमें फिक्स कॉस्ट होगी, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट 150 होगी। क्या वेरिएबल कॉस्ट का टोटल भी सेम रहता है? उसका पर यूनिट सेम रहता है, तो टोटल तो डिफरेंट हो जाता है। क्या मैं कह सकता हूं, एक मिनट गौर से सुनते रहे, अभी कुछ नहीं लिखना। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट में 150 से 450 का चेंज आया है, 300 रुपए का चेंज आया है, किस 300 की बात कर रहा हूं? वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस की बात कर रहा हूं। 300 रुपया बनेगा, अगर आपने कैलकुलेट करना कैलकुलेट कर लें। 150 से जो 450 कॉस्ट हुई है, ये जो 300 चेंज आया है, क्या ये 300 चेंज वेरिएबल कॉस्ट का जो चेंज है यूनिट्स के चेंज की वजह से आया है? बिल्कुल स्टार्ट में देखें। क्या मैं कह सकता हूं 100 से 400 मींस 300 यूनिट्स के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट में 300 रुपीज का डिफरेंस आया है? नहीं समझ आता? पता नहीं क्या समझ आ रहा। एक और चीज समझाएं चलो।
फर्ज करें इनके अंदर फिक्स कॉस्ट 200 है, क्या यहां भी 200 ही होगा? ऑब्वियसली फिर इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 400 और 100 होना है। कॉस्ट देखिएगा, फिर मैंने जानबूझ कर हल्की सिंपल से रखी है ताकि वर्किंग में इशू ना आए। समझ आ रहा? अभी भी अगर गौर से हम देखें तो यकीनन ये फिगर्स 400 और 100 में चेंज तो आया। 400 पहले 450 थी। क्या अभी भी डिफरेंस इन यूनिट्स की वजह से है? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप इन मेन फिगर्स पे गौर करें। क्या इन अमाउंट्स में जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम है दोनों अमाउंट्स में? वो जितनी भी है क्या वो सेम है? तो इनमें जो डिफरेंस है, इन अमाउंट्स में जो डिफरेंस है वो क्या फिक्स कॉस्ट के डिफरेंस की वजह से है या वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस की वजह से? हमें इस रिजल्ट तक किस तरह पहुंचने की कोशिश करनी है। 300 रुपए और 600 रुपए में जो 300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 300 रुपए और 600 रुपए में जो 300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, प्लीज डिफरेंस भी 300 रुपए है, क्या बेटा वो 300 रुपीज का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है या वो 100% वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है? कितने लोगों को मेरी बात ये 100% क्लियर है? नहीं, मेरा थोड़ा सा मेरा आइडिया हो जाए कि अगर मुझे फर्दर एक्सप्लेन करना है। जज़ाकल्लाह। क्या क्लियर है? अगर मैं रिपीट कर दूं कि जो डिफरेंस है बिटवीन 600 रुपीज एंड 300 रुपीज, दिस डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ this difference is variable cost only because of increase in the activity level from 100 units to 400 units. अगर फॉर एग्जांपल यूनिट्स में चेंज ना आता, अगर यूनिट्स में चेंज ना आता, 100 यूनिट्स ही बनते दोबारा भी, तो क्या उन 100 यूनिट्स की कॉस्ट फिर 300 ही होनी चाहिए थी? लेकिन यूनिट्स 100 से जब 400 पे गए तो क्या वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज आया होगा या फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज आया होगा? तो कहना बेटा मैं ये चाह रहा हूं, मैं जरा लिख के जरा आपसे फाइनल डिसीजन ले लेता हूं कि आप लोगों को मेरी बात क्या समझ आई है। ये जो 300 डिफरेंस आ रहा है अमाउंट में, इज दिस डिफरेंस 100% वेरिएबल, 100% फिक्स, या ये भी मिक्स्ड है? तो इनके जरा डिफरेंसेस लें यहां तक इकट्ठे होंगे। मतलब जैसे एक मिनट, एक सेकंड, इधर मुबीन को बुलाइए, मुबीन को बुलाइए। ये बेटा क्या कह रहा है डिफरेंस? और बेटा डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है। इस तरह ना कीजिएगा सर, ये अमाउंट्स में डिफरेंस हो सकता है ना। फर्ज कर मैं 1 लाख रुपए लिख दूं, 1.5 लाख लिख दूं, 175 लिख दूं, 215 लिख दूं, तो व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल? ये जरा मेरा हाल बंद हो गया, ये फिर वो मेरा हाल रिकॉर्डिंग में आ रहा है। इसमें हाईएस्ट, एक मिनट प्लीज सुनिएगा सर। 400 हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल हो जाएगा, 100 लोएस्ट एक्टिविटी लेवल हो जाएगा। अब 215 माइनस 1 लाख आप करके 115 का डिफरेंस आएगा ना, और उधर से यूनिट्स का डिफरेंस 300 ही होगा। तो यूनिट्स अगर 300 का इंक्रीज है तो अमाउंट में डिफरेंट इंक्रीज हो सकता है। वो तो मैंने जरा डाटा ऐसा रखा जिसमें जरा कैलकुलेट ना ज्यादा करना पड़े। तो क्या ये जरूरी है कि जितना रुपीज में डिफरेंस होगा उतना ही यूनिट्स में डिफरेंस होगा? ये तो हरगिज बात नहीं है, वो तो बाई चांस आ गए। लेकिन अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया कि बाकी भी ये कंफ्यूजन ना हो। तो वो तो रुपीज का डिफरेंस, रुपीज का जो डिफरेंस है क्या वो यूनिट्स के डिफरेंस की वजह से आ रहा है? क्या जो रुपीज में डिफरेंस आ रहा है, अमाउंट के रुपीज में डिफरेंस आ रहा है,
क्या वो सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि हमारा एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो गया है? और क्या आपको पता है कि एक्टिविटी लेवल के डिफरेंट होने से जो कॉस्ट डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होता है। फिक्स कॉस्ट तो क्या होती है? एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होती नहीं है। तो अगर ये 300 रुपीज इंक्रीज हुए हैं विद द इंक्रीज इन 300 यूनिट्स, तो ये जो 300 रुपीज का इंक्रीज हुआ है ये 100% वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ये एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट्स बेटा कैन बी डिफरेंट। एक सेंटेंस लिखिएगा, आप लोगों ने लिख ली वो 300 और 300, उसके नीचे एक सेंटेंस लिखना। मैं एक मिनट आपके सामने स्क्रीन पे लिख भी देता हूँ, लेकिन आप जरा नोट करें क्या हुआ। दिस डिफरेंस इन कॉस्ट this difference in cost is 100% variable. This difference in cost is 100% variable because this amount is increased because of this amount is increased because of increase in activity level. कंसंट्रेशन से पढ़े, मेरे से आपने 100% एग्री करना है इस सेंटेंस में, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्दर। कंसंट्रेशन से पढ़े, बोल के पढ़े जरा एक दफा, हजम करें जरा ये बात। क्लियर है सर सबको? सर जी सबको क्लियर है सर? देन बेटा फिर आपसे एक सवाल है सर, क्या अगर मुझे ये पता चल गया है डिफरेंस लेके, अब डिफरेंस सामने आपके, कि 300 यूनिट्स के इजाफे से, 300 यूनिट्स के इंक्रीज से एडिशनल 300 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट इंकर हुई है। मेरे वर्ड्स 100% एग्री कीजिएगा प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ। लेट मी रिपीट, मैंने क्या कहा, 300 यूनिट्स के इंक्रीज की वजह से अगर 300 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज आया है, तो क्या मैं यहां से फिर अब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट किसी तरह कैलकुलेट कर सकता हूं? कैसे? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल। डिफरेंस इन कॉस्ट ऐसी है ना, मैंने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो डिफरेंस इन कॉस्ट क्या 100% वेरिएबल है? तो डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल। क्या ये हमेशा 300 ही होगा? तो व्हाट इज द फॉर्मूला? मैंने फॉर्मूला क्या डेवलप किया, मैं क्या वर्ड्स बोल रहा हूं, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल टू गेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लिखे साथ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जी ठीक है बेटा, आपके आपके आपकी कंक्लूजन भी ठीक है मुहिबुल्लाह साहब। बिफोर एनीथिंग एल्स, क्या अब आपको ये पता है कि ये जो वेरिएबल्स का पर यूनिट है ये हर लेवल पे कांस्टेंट रहता है?
वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट हर लेवल पे कांस्टेंट रहता है। देन बेटा फिर हम नेक्स्ट अब ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, पहले गौर से सुन ले मेरी पूरी बात। अब 400 यूनिट्स जब बने थे तो टोटल कॉस्ट 600 रुपीज आई थी। ये सही है मेरे वर्ड्स? टू बी वेरी स्पेसिफिक, अप्रैल के महीने में जब 400 यूनिट्स बने थे तो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट 600 रुपीज थी। अब अगर मुझे ये पता चल गया है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपीज है, तो क्या ये 1 रुपी पर यूनिट कांस्टेंट ही होता है? तो क्या मैं स्ट्रेट अवे अब ये कर सकता हूं कि 400 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 करके अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लूं? सर जी 1 रुपीज पर यूनिट हमें पता चल गया वेरिएबल कॉस्ट। तब अगर 400 यूनिट्स बने थे और 1 रुपया वेरिएबल कॉस्ट थी तो 400 रुपीज तो फिर वेरिएबल कॉस्ट होगी। क्या इस 600 में वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल हैं? तो क्या अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई है तो क्या अब ये भी पता चल सकता है कि बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट है? कुछ समझ आइए सर किसी को मैंने क्या किया है? आप नहीं लिखेंगे, पहले मेरी बात दोबारा सुन लेंगे। मैंने क्या किया है, लेट मी रिपीट। जो मैंने दो लेवल सेलेक्ट किए थे, एक मिनट बड़ा बात सुन लीजिएगा। जो मैंने दो लेवल सेलेक्ट किए थे, मैंने सबसे पहले उसका डिफरेंस लिया। उस डिफरेंस की बेस पे मैंने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट अब आ गई तो मैंने सेलेक्टेड लेवल में से हाईएस्ट लेवल उठाया। सही कह रहा हूं? हाईएस्ट लेवल उठा के उसकी टोटल कॉस्ट सामने लिख दी। उस लेवल की मैंने फिर वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की, जरा बताएंगे कैसे कैलकुलेट की? मैंने यूनिट्स उठाए और मैंने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। इज इट टोटल वेरिएबल कॉस्ट? तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट 600 में से फिर मैंने डिफरेंस ले लिया। अगर 600 रुपए मिक्स कॉस्ट है, 400 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिर डिफरेंस क्या होना चाहिए? फिर फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये वर्किंग हाईएस्ट लेवल की बजाय लोएस्ट लेवल की बेस पे भी करके आप फिक्स कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो एक मिनट सब कुछ आपके लिए सर, पहले सुनना है। फिक्स कॉस्ट आप निकालने के लिए हाईएस्ट लेवल भी उठा सकते हैं और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल में भी वर्किंग कर सकते हैं। कैसे कैसे? अब आप ये करवाएं। 100 यूनिट्स टोटल कॉस्ट क्या है सर? 300। आगे बताएं क्या करूं अब? नहीं नहीं नहीं, क्या करूं? 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 ये क्या आ जाएगा? 100 वेरिएबल कॉस्ट। क्या आपको पता है कि महीना कौन सा मर्जी हो, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम ही होगा और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम होगा? तो क्या ये कुछ सरप्राइजिंग न्यूज है कि हमें लोएस्ट लेवल में से भी 200 ही मिल रहा है, हाईएस्ट लेवल में भी 200 ही मिल रहा है? ये मिल क्या रहा है हमें? फिक्स कॉस्ट। तो जौन सा मर्जी महीना हो, फिक्स कॉस्ट पर पीरियड रिमेन सेम, ये हमें पता है। सबको क्लियर है प्लीज? अब डेफिनेटली इसको समझाते हुए बेटा, मैंने हाईएस्ट लेवल पे भी वर्किंग की है, लोएस्ट पे भी की है। दोनों पे करना कंपलसरी नहीं होता है। हाईएस्ट पे हम नॉर्मली कर लिया करेंगे, लेकिन आप फिलहाल दोनों तरह से नोट करेंगे। अब लिखें। यहां तक तो नोट हुआ है ना, वेरिएबल कॉस्ट तक? बेटा किसी भी लेवल पे अगर मुझे कल तक का मौका दे दें, वो जरा फिर चीजें मिक्स ना हो जाए। फिलहाल मैंने ये कहा है कि जो सिलेक्टेड लेवल्स हैं, सिलेक्टेड लेवल समझ आता है ना, उसमें से हाईएस्ट पे भी कर सकते हैं और लोएस्ट पे भी कर सकते हैं। आपने जो बात की वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कल अगर मुझे चांस दें। ये कोई आवाज आई है हल्की सी? सवाल तो नहीं? जी माय डियर, सब क्लियर है प्लीज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल।
ठीक है, जो नोट कर रहे हैं वो कर लें, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक के डिस्कशन में तो पूछ लें। जी करीम, आप ये जो बात करें डेफिनेटली बड़ा एक्सेप्शंस इस स्टोरी की सारी हैं, लेकिन अगर एक्सेप्शंस ना हो तो बाय डिफॉल्ट हमारी दो अजम्पशंस आज क्या हैं जिन्हें हमें ज़हन में रख के आज उठना है। नंबर वन, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, और नंबर टू, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट भी सेम रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशन की वजह से रेंट्स भी हर साल बढ़ते हैं, और इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल की पर यूनिट पर केजी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन ना हो इन्फ्लेशन की, तो बाय डिफॉल्ट व्हाट आर द बेसिक टू अजम्पशंस? नंबर वन, दोबारा बोलें जी आप लोग भी, सब लोग बोलें जरा। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी एक्सेप्शंस पॉसिबल हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक्सेप्शंस आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आगे बढ़ेंगे कर लेंगे। दो अजम्पशंस क्या हैं सर? इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, फिक्स कॉस्ट का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है। ये जो मैंने अभी यहाँ तक वर्किंग किया है, सबको क्लियर है सर? हम बेटा इसको कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चंस भी मैं ले लूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरा काइंडली, फिलहाल घर के लिए तो आज कुछ नहीं है, या इस तरह एक छोटा सवाल रख लें यार। एक क्वेश्चन नंबर वन जरा ढूंढिएगा, इसको जरा रिवाइज कर लीजिएगा 5-10 मिनट जो हमने अब पढ़ा है, और एक छोटा सा क्वेश्चन और खुद से कर लीजिएगा जरा, कुछ पुराना जरा 5 4 जो मैंने कल बात की थी रिवाइज करना और एक क्वेश्चन नंबर वन ढूंढे, पेज नंबर 2 पे होगा। ये 4 प्रोडक्ट्स एक वर्किंग है सेकंड पेज पे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक्स अ लॉट।